प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और तैयारी भी ऑल सब्जेक्ट का अच्छा से कर रहे होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर आप लोग त्रैमासिक परीक्षा 27 जून को जो कि साइंस का है, अगर आप लोग दिए हैं तो आइए आप लोग मिलाइए और आप लोग ये पता कीजिए कि हम लोग कितना सही किए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव आपके त्रैमासिक परीक्षा में जो त्रैमासिक परीक्षा में जो 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 70 ऑब्जेक्टिव में से कितना जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जवाब देना है 40 प्रश्न का। कितना प्रश्न का जवाब देना है? 40 प्रश्न का। तो आइए आप लोग मिलाइए और देखिए कि हम लोग 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हैं। आप लोग अनुभव कीजिए, अपना अपना क्वेश्चन पेपर आगे रखिए और मिलाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू होने से पहले आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कीजिए और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले मेरे प्यारे प्यारे बाबू, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग निकालिए अपना अपना क्वेश्चन पेपर को और मिलाइए और हमें ज़रूर बताना कि 40 में कितना सही किया। ठीक, तो हमें ज़रूर बताना बाबू कि 40 में आप कितना सही किए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ठीक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो हमेशा आभासी और सीधा होता है। समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आप लोग भी मिलाते चलिए। ठीक, चलिए आगे है, निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना अवतल दर्पण द्वारा। तो आप लोग मिलाइए, क्या आपका सही भी है? चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आपको याद रखना अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आइए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक उल्टा। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 5 नंबर प्रश्न का लिखल है जी, मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष होता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्पण की सतह की लंबवत रेखा और केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा। ठीक, चलिए आगे है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो उसकी फोकस की दो गुना, यानी कि फोकस की 2 गुना, इनका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला है 7 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, तो क्या बनाना, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी सीधा और आभासी सीधा बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी सीधा बनाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए, फोकस दूरी की इकाई है। फोकस दूरी की इकाई है तो मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब 9 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, हम कहाँ दिख सकते हैं? तो पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है बाबू आपके सामने, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता, जैसे कि मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यस सर, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यानी कि सी। अगर वस्तु यहाँ पे है तो वक्रता केंद्र है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी बताओगे। ठीक, कैसा बनेगा? जल्दी बताओगे तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पार्श्व व्युत्क्रम देखा जाता है। पार्श्व व्युत्क्रम देखा जाता है, आप लोग बताओगे। 11 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल दर्पण में। ठीक, समतल दर्पण में। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ध्रुव और फोकस, जैसे कि मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, यस सर ये अवतल दर्पण है। चलिए यहाँ ध्रुव है और यहाँ फोकस है। ठीक, इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सबको पता है, फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका सही जवाब।
आइए बाबू अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। वाहनों में आपको पता है ना, वाहनों में जो पीछे देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, सबको पता है। इस तरह का दर्पण रहता है वाहनों में, होता है ना, हम लोग पीछे देखते हैं तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है, जैसे मान के चलिए कि ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। चलिए यहाँ अनंत है, अगर यहाँ हम वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, मतलब कि कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक सही। आइए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है ना, अगर वस्तु अनंत पर है, जैसे कि यहाँ अनंत है, अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, तो सबको पता है फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि दर्पण सूत्र है। बताओगे आप लोग दर्पण सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर इसी को हम सीधा करके लिखिए तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, किसी स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, तो सबको पता है सर, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तब समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे है 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताओगे कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए अगला प्रश्न है कि जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जब आवर्धन जब ऋणात्मक होता है, यानी कि m जब ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है। बताओगे आप लोग, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटा है। छोटा हो सकता है, नहीं सर नहीं। चलिए आगे है, सोलर कुकर में, 1 मिनट रुक जाओगे, क्या निकल गया ये। चलिए सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का। जो भी बच्चे अवतल दर्पण चुने हैं सही है। ठीक, चलिए बाबू बताइए अगला प्रश्न है। बताओगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। बताओगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो वस्तु दूरी के बराबर, वस्तु दूरी के बराबर, जहाँ वस्तु जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी है। जितना दूरी पर वस्तु है, जब मान के चलिए ये समतल दर्पण है, यस सर, यहाँ एक वस्तु को हम खड़ा कर दिए, यस सर, अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है। आइए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, आप लोग बताओगे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान कीजिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण, इनका अवतल दर्पण में कहा गया, ये है अवतल दर्पण। ध्यान से सुनिएगा, ये अवतल दर्पण है, यस सर, ये पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा चलिए, वस्तु कहाँ है, वस्तु है फोकस और ध्रुव की, यहाँ होता है ध्रुव पी, यस सर, यहाँ फोकस यानी कि एफ। अगर वस्तु यहाँ रखते हैं, अगर यहाँ रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये पीछे बनता है, यस सर, ये पीछे बनता है, यस ये पीछे बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की क्रिया एक उदाहरण है। दूध से दही, यानी कि दूध से दही, जैसे कि ये दूध है और दूध से हम दही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। तो कौन सी क्रिया है वो, सर वो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि अगर दूध से आप दही बना रहे हैं तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जल से, यानी कि बर्फ़ से
जल बना सकते हैं और जल से बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। आइए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो प्रकाश संश्लेषण। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? कागज़ का जलना, कागज़ को जल करके राख बनता है ना। यस सर, क्या उस राख को हम कागज़ बना सकते हैं? नहीं सर। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखोगे और मिलाओगे कि पेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? जल्दी बताओ, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सबका ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू आपके सामने कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस निकलती है? कौन गैस निकलती है? 30 नंबर प्रश्न है, तो हाइड्रोजन निकलती है। कौन गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। आइए अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से देखोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वो है, तो ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लोहा में जंग लगना एक है, तो लोहा में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है या कौन सा अभिक्रिया है? बताओगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है ये? रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ठीक, कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? 33 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए 34 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, ये क्या हो गया हैं? रुक जाइए 1 मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ा गया पीडीएफ बनाने में ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मैनेज कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग बताओगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न यहीं पे है, देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक, 35 नंबर प्रश्न कहता है, कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए मिस्टेक हो गया बाबू, सॉरी। चलिए आगे है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का डी। ऑप्शन नंबर डी NO2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? बताओगे। 37 नंबर प्रश्न, तो 37 नंबर प्रश्न का जवाब होगा तामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब ऊष्मा हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग अपने मतलब कि अवशोषित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक, ऊष्मा शोषी होगा। ठीक, चलिए आगे है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद अवक्षेपण, 1 मिनट रुक जाओ, अवक्षेपण निम्नलिखित में है, अवक्षेपण निम्नलिखित में है, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, चलिए लीजिए 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अब ठीक है ना। चलिए 40 नंबर प्रश्न का आता है, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि विद्युत अभिलेपन कहते हैं। ठीक, चलिए
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित बताना है, यानी कि दोनों बल परमाणु की भार समान होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप देख सकते हैं 2 Mg है, मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इधर भी देखिए 2 मैग्नीशियम भी है और 2 ऑक्सीजन भी है। ठीक, चलिए आगे है, शोषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। शोषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो आपको क्या करना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। शोषण में किस प्रकार की, जब हम लोग शोषण अवशोषित करते हैं तब ऊष्मा शोषी होता है, जब शोषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक, चलिए आगे 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, CaCO3 बनाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी का उबालना। ठीक, चलिए आगे है 45 नंबर पर, कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है। कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न है, जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है। तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब होता है लोहे पर तांबा की परत जम जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है। क्या देखा जाता है, तो क्या देखा जाता है, देखा जाता है भूरा धुआं और पीला अवशेष। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न बाबू आपके सामने है। आप लोग बताओगे निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है। कौन सी प्रक्रिया, आप लोग बताओगे। 48 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाचन। ठीक, चलिए लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सस्पिशन लग रहा है। ठीक, सो देखिए आप लोग, आइए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो छोटी आंत। कौन करता है, छोटी आंत। चलिए आगे है, पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी कि रक्षक कोशिकाओं द्वारा, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। चलिए आगे है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। सबसे ऊपरी परत इनामेल है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, चलिए 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि लार निम्नलिखित में किस ग्रंथ का स्राव है, तो ये है जठर ग्रंथ। किसका है ये, जठर ग्रंथ, सही है ना वो, नहीं लार ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं होगा, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलन नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में तो मृतजीवी पोषण होता है, ये मरे हुए चीज़ को खाता है। ठीक, चलिए आगे है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब समझते हैं जो खुद से भोजन तैयार करते हैं, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है, 57 नंबर प्रश्न है, तो आपको क्या कहना है, अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीमा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो सबको पता है कुटपाद के, नहीं ये गलत है बाबू, कुटपाद के साथ वो अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए आगे है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शोषण क्रिया के उपरांत बनते हैं। निम्नलिखित में कौन शोषण क्रिया के उपरांत बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखोगे मगर प्यार से, निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है। निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
अगला प्रश्न है, ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु से बना अणु होता है? तो 6 कार्बन से। ठीक, 6 कार्बन रहता है ना। यस सर। चलिए, तिलचट्टा में शोषण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए, निम्नलिखित किस जंतु में शोषण फेफड़े द्वारा होता है? किस जंतु में शोषण फेफड़े द्वारा होता है? तो कछुआ में। ठीक, चलिए आगे है, रक्त है। रक्त है, रक्त क्या है? तो आपको बताना है, रक्त है तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। चलिए आगे है, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेशम होते हैं? कितने वेशम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 वेशम होते हैं। ठीक, चलिए आगे है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? जल्दी बताओगे तो हाइपर टेंशन कहलाता है। हाइपर टेंशन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है, निम्नलिखित में किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है? तो 120/80 होता है। ठीक, चलिए अंतिम प्रश्न है आपका कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए, हम 70 क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, आप लोग 40 बनाए हैं। तो आप लोग बताओगे बाबू 40 में आप लोग कितना आंसर सही किए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, लेकिन सभी बच्चे बताओगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।